मैं संतोष कुमार सिंह फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के इस सीरीज में आज जो टॉपिक लिया है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल सेल के एपेक्स के जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू लोअर हाफ ऑफ द सेल। मींस हमारे पास जो है एक कंप्लीट स्फेरिकल सेल है, इसका दो पोर्शन कर दिया। एक पोर्शन हमारा ये लोअर हो गया, जैसे हम लोग समझ ले अर्थ का साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अपर वाले पोर्शन को हम यहाँ डॉटेड लाइन में रखे हैं और नीचे हमारा क्या है, सॉलिड लाइन में है। मींस एक सेल का दो पोर्शन कर दिया। तो हम लोगों को सिर्फ लोअर पोर्शन यानी साउदर्न हेमिस्फीयर के कारण जो है सरफेस चार्ज के कारण साउदर्न हेमिस्फीयर के साउथ पोल के पास जस्ट इनसाइड कैलकुलेट करेंगे एंड जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज कर लें, यहां साउदर्न हेमिस्फीयर के कारण ये जो है नॉर्थ पोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नॉर्दर्न पोल के कारण साउथ पोल पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। और हम लोग जो यहां यूज करेंगे, एक पूरे सेल के अंदर यदि इंटरनल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम लोग पूरे सेल के कारण इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, जीरो। तो वहां पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अपर के कारण प्लस लोअर के कारण, दोनों का मिलकर के सम जीरो हो जाएंगे वेक्टर सम होकर। तो इट मींस अपर के कारण जितना फील्ड होगा लोअर के कारण भी उतना ही फील्ड होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। एंड जब आउटसाइड की बात करनी हो तो हम लोग जानते हैं सेल के बाहर आउटसाइड पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, अपर मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण कंट्रीब्यूशन प्लस साउदर्न हेमिस्फीयर के कारण कंट्रीब्यूशन। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के कारण जो कंट्रीब्यूशन निकालना है तो टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में नॉर्दर्न के कारण जो है हमारे पास वहां जो वैल्यू होगा उसको माइनस करेंगे। इसलिए हम लोग एक हेमिस्फीयर के कारण, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन के कारण दूसरे के एपेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो हम साउदर्न हेमिस्फीयर हो गए, इस पे एलिमेंट्री एरिया डी एस कंसीडर कर लिया। इस पे चार्ज हमारा हो गया डी क्यू। डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। और इस एलिमेंट्री चार्ज के मीन्स ये सरफेस जो है, ये जो एलिमेंट्री चार्ज हुआ इसके कारण इस पोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड डी। अब देखें ये हमारा क्या हो गया, सेंटर से एपेक्स की दूरी यानी रेडियस के इक्वल, और ये हमारा रेडियस हो गया। तो ये जो एंगल हमारा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसको एज्यूम कर लिया थीटा। तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल भी थीटा हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इसके अलोंग और एक इसके ऑर्थोगोनल होंगे। तो बाय सिमेट्री से इधर जो है हमारा सिमेट्रिकली से ये ऑर्थोगोनल पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग इंटरेस्टेड सिर्फ रहे इस कंपोनेंट को, इसके अलोंग कंपोनेंट को। तो इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसके अलोंग डीई कॉस थीटा हो जाएंगे। और इस सरफेस के कारण पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास सरफेस डी क्यू इक्वल टू क्या है, एलिमेंट्री चार्ज क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया डीएस। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो हम लोग एज्यूम ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं आर। तो ये आर, तो हमारा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे एलिमेंट्री सरफेस पे जो चार एलिमेंट्री चार्ज हो गए इसके कारण फील्ड के
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डी इक्वल टू के डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर होंगे, तो के सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन ये पूरे फील्ड चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। सो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ कर लें, इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ इसके अलोंग कंपोनेंट, इसके अलोंग जो कंपोनेंट होंगे डी कॉस थीटा, इस ऑर्थोगोनल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सिमेट्री से जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई हो गया इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। इसमें के सिग्मा डीएस बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये सिग्मा को इंटीग्रेशन से बाहर निकालने तो डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो है डीएस डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या होता है। इस एलिमेंट्री एरिया के कारण इस पी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल के बराबर होंगे। हम लोग देखते हैं कैसे किस तरह से होता है, इसको यहां पे हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा एरिया रेड कलर का हमारे पास जो है एलिमेंट्री एरिया था डीएस, उसका डायरेक्शन तो हमारा ये हो गया सेंटर की ओर डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड। तो इसका कंपोनेंट इस लाइन पे हमारा क्या हो जाएगा, डीएस कॉस थीटा हो जाएगा। और डीएस कॉस थीटा हुआ तो इस एलिमेंट या ये डिस्टेंस हमारा आर दिया हुआ है, तो ये जो व्हाइट कलर का जो पैच बना इसका कंपोनेंट, रेड कलर का कंपोनेंट हमारे ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर उसके अलोंग एरिया का कंपोनेंट वह क्या हो गया, डीएस कॉस थीटा। तो ये डीएस कॉस थीटा इस पी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल यहां पे बनाया, यह क्या होगा डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का। आई होप सभी सॉलिड एंगल किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल किस तरह से बनते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये इसमें कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आगे चलकर हम लोग यूज करेंगे कोनिकल सरफेस के कोन के बेस एरिया से कोन के वर्टेक्स पे एंगल कितना बनेगा, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। या किसी सर्कुलर एरिया सरफेस के कारण सर्कुलर डिस्क के कारण डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पे उस डिस्क के कारण कितना सॉलिड एंगल बनता है, इस फॉर्मूला का भी यूज होगा। तो हमारे पास ये डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या हो गया, डी ओमेगा। अब देखते हैं तो इट मींस क्या हो गया, इस सरफेस का यदि पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे, वहां पे इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो पूरा इंटीग्रेट करते हैं, तो इस सरफेस के कारण जो एलिमेंट्री सरफेस के कारण जो यहाँ पे सॉलिड एंगल डी ओमेगा बना, ये पूरे कर्व सरफेस यानी सेल का कर्व सरफेस के कारण कितना सॉलिड एंगल बनेगा, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इस व्हाइट कलर का जो एलिमेंट्री एरिया हो गया कंपोनेंट, रेड कलर का जो कंपोनेंट हो गया इस आर के अलोंग व्हाइट कलर का, ये हमारा एरिया, इसका एक प्रोजेक्शन यदि हम लोग इस पर फ्लैट सरफेस पे ले लें तो ये हमारा हो जाएगा। तो या तो इसको इंटीग्रेट करें तो ये पूरा ये सरफेस के कारण ये सर्कुलर डिस्क के कारण सरफेस पे जो सॉलिड एंगल बनेंगे उसके बराबर हो जाएंगे। इस पूरे सरफेस के कारण सॉलिड एंगल जो बनेगा डायरेक्टली उसकी बात कर सकते हैं। या सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यदि पता हो कि ये कर्व सरफेस के कारण जो है सॉलिड एंगल कितना फॉर्म होगा तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे आसान है क्या, हमारा इस एरिया का एक प्रोजेक्शन इस पे ये हो गए और इस पूरे सरफेस का जब इंटीग्रेट सारे एरिया को जोड़ते हैं मींस इस पूरे कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन ये हमारा सर्कुलर डिस्क हो गया। इस डिस्क के कारण जो है इस सर्कुलर डिस्क के कारण इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वह क्या होता है हमारे पास 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई, ये जो क्या हो गया ये वर्टेक्स सेमी वर्टिकल एंगल ये हो जाएगा हमारे इसके इक्वल हो जाते हैं। तो डी ओमेगा ये मीन्स एलिमेंट्री ये जो सॉलिड एंगल हुआ इस एलिमेंट्री एरिया का के कारण, इसको जब पूरा इंटीग्रेट करें तो उसके कारण जो है हमारा जो है
जो सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस फाइव, वहां पे ये एंगल हमारा कॉस फाइव हो गया है। तो ये जो है हमारा ये एक हेमिस्फेरिकल पूरा सर सेल है, सेल का हेमिस्फेरिकल ये पोर्शन है ना, ये जो है इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, एक तरह से समझे। तो ये हमारा ये डिस्टेंस जो है, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, मीन्स सर्कल का डायमीटर, यहां जो हो गया ये डायमीटर ये, और इस पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, मीन्स फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, मीन्स पाई बाय 4। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें या इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, या मीन्स एलिमेंट्री डी ओमेगा एलिमेंट्री सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट किया तो जो पूरा सॉलिड एंगल बना हुआ 2 पाई 1 माइनस कॉस फाइव, तो कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये सिग्मा 2 पाई 1 माइनस कॉस फाइव, मीन्स फाइव की जगह पर पाई बाय 4 लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया 1/√2। तो इस सौदर्न के कारण नॉर्थ पोल पे फील्ड क्या हो गया, ये हो गया हमारा। तो सिमिलरली साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण साउथ पोल पे फील्ड की वैल्यू सेम, इतना मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। नॉर्दर्न के कारण फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया ये पोल पे हमारा, तो यानी ओपी के अलोंग हो गए। और इधर यदि हम लोग बात कर लें इसको, इस पॉइंटर साउथ पोल को हम लोग ए कह दें, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ए पे सेम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ओ से पी की ओर होंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण साउथ पोल पे फील्ड क्या हो जाएंगे, यदि ए पॉइंट इस पॉइंट को ए कंसीडर कर ले तो ओ से ए की ओर हो जाएगा। और ये पूरे सरफेस के कारण मींस पूरे सेल के कारण अंदर इंटरनल किसी भी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो मींस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण कंट्रीब्यूशन प्लस साउदर्न हेमिस्फीयर के कारण कंट्रीब्यूशन, दोनों मिलकर 0। अब हम लोग बात करें, ये जो कंप्लीट हमारा जो है स्फेरिकल सेल है जो सर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके दो पोर्शन हो गए, ये अपर पोर्शन एंड अपर हाफ, और ये हमारा लोअर हाफ। इसको समझ लें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके दो पॉइंट हो गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोल पी हमारा, साउदर्न हेमिस्फीयर के पोल के लिए हमने यहाँ सिंबल यूज कर दिया ए। तो लोअर के कारण, लोअर हाफ के कारण पी पे फील्ड की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू द लोअर हाफ ऑफ द सेल, वह क्या होगा बाय मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू द अपर हाफ, बाय सिमेट्री से। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो लोअर हाफ के कारण जो पी पे फील्ड होंगे इसका डायरेक्शन ओ से पी की ओर हो जाएगा, एंड ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपर हाफ के कारण वह ओ से ए की ओर हो जाए, ओ से ए की ओर हो जाएगा, बट बाय मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे। तभी तो यदि पूरे सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड करें अंदर के किसी पॉइंट पे, यहां पे हमारा 0, इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, इस वेक्टर सम दोनों का सम करें तो 0 हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सेल 0 होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड ए ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए just inside due to the upper half of the cell plus electric field at A just inside due to the lower half of the cell है। तो हमारे पास ये अपर हाफ के कारण फील्ड प्लस लोअर हाफ के कारण फील्ड का कंट्रीब्यूशन,
जो कि इक्वल टू हो गए 0 के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जस्ट इनसाइड ड्यू टू द लोअर हाफ, यानी इस पॉइंट पर जस्ट इनसाइड, इसके कारण क्या कंट्रीब्यूशन होंगे? तो इसके कारण का कंट्रीब्यूशन प्लस इस सरफेस के कारण कंट्रीब्यूशन, दोनों मिलकर 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर 0 माइनस अपर के कारण फील्ड, तो ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, OA से AO के अलोंग हो जाएंगे। मींस लोअर हाफ के कारण जो है हमारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, लोअर हाफ के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया हमारे पास, और बाय मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 अलोंग AO। सिमिलरली बात करें आउटसाइड की, जस्ट इसके आउटसाइड, आउटसाइड पे फील्ड जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसके कारण जो इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन प्लस इसके कारण कंट्रीब्यूशन, दोनों का सम मिलकर के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। इस अपर हाफ के कारण तो हमारे पास फील्ड की वैल्यू हमारे पास मालूम है, तो लोअर हाफ के कारण दोनों का सम करेंगे तो यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सेल क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये रेडियली आउटवर्ड होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, ये हमारा नहीं, जस्ट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जस्ट आउटसाइड ड्यू टू द अपर हाफ ऑफ द सेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जस्ट आउटसाइड ड्यू टू द लोअर हाफ ऑफ द सेल, दोनों को जोड़ें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए। तो अपर हाफ के कारण फील्ड हमारे पास हो गया एंड प्लस लोअर हाफ के कारण इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट लोअर हाफ के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ये टर्म हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जस्ट आउटसाइड ड्यू टू द लोअर हाफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस अपर हाफ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी रेडियली आउटवर्ड था, मींस ओ से ए की ओर, और ये भी ओ से की ओर, इसलिए डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, और ये हमारे पास आउटवर्ड्स आ गए। आई होप ये समझ में आएगा, और ये हमारा बहुत ही आसान मेथड हुआ। उम्मीद करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्डअप कर लिया, एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से यूज करके कैलकुलेट किया, और ये हमारा सबसे आसान मेथड था। इससे प्रीवियस सबसे पहले में रिंग को लेकर किया था, वह लॉन्गेस्ट मेथड था। उसके बाद सरफेस एरिया लेकर कैलकुलेट किया था, उसको इंटीग्रेट किया था, वहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज किया, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए। मैथ्स के जो स्टूडेंट नहीं होंगे, यदि उन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए ये टफ बात हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट में जो बिल्डअप किया, ये यदि कैलकुलस अच्छा होंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कहीं दिक्कत हुई तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको सलाह दी जाती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। यदि आप जेईई मेंस और एडवांस की ओर जाना चाहते हैं, या जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या फिजिक्स में अच्छी समझ विकसित करना चाहते हैं, या ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैथ्स में तो आएंगे ही, पढ़ना ही पड़ेगा, और फिजिक्स में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपके लिए आगे भी बहुत सारे टफेस्ट क्वेश्चन में
यूज करने में आसानी होगी। धन्यवाद।